बैक टू माई चैनल। माय नेम इज सिमल शर्मा। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ अ वेरी मिस्टीरियस प्ले अ बास्केट फुल ऑफ सी ट्राउट। इसका एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन, बट जिन बच्चों ने नहीं देखा एक्सप्लेनेशन दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन आंसर्स हियर। सो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये प्ले है बास्केट फुल ऑफ सी क्लाउड, दिस हैज बीन रिटन बाय नील ग्रांट, इन्होंने लिखा हुआ है। नाउ कमिंग अबाउट द फर्स्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स हैं। Question number 1, the atmosphere is airy and makes even the judge jumpy. Let us see how the airy atmosphere is built up. यहाँ पे बताया गया है जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड जज को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो ये एरी एटमॉस्फेयर बनाया कैसे गया ऑन द स्टेज। सो फर्स्ट, द विंड डज इट मॉर्न और डज इट ब्लो जेंटली। तो ऑब्वियस है कि अगर मिस्टीरियस सा अगर हम एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, डरावना एटमॉस्फेयर बना रहे हैं, तो उसके लिए जो विंड होगी वो हल्की हल्की तो चलेगी नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा घुरा घुरा के चलेगी, जिसको बोलते हैं मोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है विंड की चलने की, जो तूफान चलता है। सेकेंड, द लॉज, इज इट इन द हार्ट ऑफ अ विलेज और इज इट आइसोलेटेड। जो लॉज है वो विलेज के हार्ट में है, यानी कि गांव के बीच में है, या फिर आइसोलेटेड है। तो ऑब्वियस रीजन है कि अगर डरावना एटमॉस्फेयर है तो आप इफ़ यू हैव सीन द हॉरर फिल्म्स, तो हमेशा जो कॉटेजेस होते हैं वो बिल्कुल जंगल के बीच में होते हैं, बिल्कुल ऐसे आइसोलेटेड प्लेसेस में होते हैं जहाँ और कोई आसपास नहीं होता, तो ये भी आइसोलेटेड है। सर्वेंट्स, डू सर्वेंट्स लिव इन द लॉज और नॉट। सो यहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं वो लॉज में रहते हैं नहीं रहते हैं, तो ऑब्वियसली नहीं रहते हैं, क्योंकि अगर घर में बहुत सारे लोग होंगे तो डर कम लगेगा, बट अगर एक पर्सन घर में बिल्कुल अकेला दिखाया होगा तो उसको डर जो होता है वो ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे नो। ग्लेन, इज इट साइलेंट और इज इट फुल ऑफ स्ट्रेंज साउंड्स। तो ग्लेन का मतलब क्या होता है, ग्लेन मीन्स अ नैरो वैली। तो एक नैरो वैली जो है वो बिल्कुल साइलेंट है या वहाँ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो इसका आंसर है स्ट्रेंज साउंड्स, और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं एंड उसकी वजह से और ज़्यादा मिस्टीरियस होता जा रहा है। नाउ टाइम ऑफ द डे, डज द एक्शन टेक प्लेस एट ट्वाइलाइट और व्हेन देयर इज अ पिच डार्कनेस आउटसाइड। ये सब का एक्शन कब बताया गया, मतलब प्ले जो में दिखाया गया है ये किस टाइम पर दिखाया गया है। ट्वाइलाइट का मतलब होता है जब सन सेट हो रहा है, सनसेट के टाइम पे सन की थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है आसमान में, तो उतना अंधेरा नहीं हुआ होता। एंड पिच डार्कनेस का मतलब हो गया बिल्कुल अंधेरी रात, मिडनाइट का टाइम। तो ये जो है ये पिच डार्कनेस के टाइम पे हुआ है। ऑब्वियसली मिस्टीरियस प्ले तो पिच डार्कनेस के टाइम पर ही होगा। नाउ coming to question number second, Nellie Salter rejoiced in evil. How does Mrs. Lawmont describe Nellie's character? If so, why? Nellie Salter जो है उसको evil में काफ़ी खुशी मिलती है, बुरे काम करने में काफ़ी खुशी मिलती है। तो मिसेस लॉमॉन्ट ने कैसे डिस्क्राइब किया नैली के कैरेक्टर को। मिसेस जीन लॉमॉन्ट सेड दैट नैली साल्टर वॉज नॉट अ गुड वुमेन, वो अच्छी औरत बिल्कुल भी नहीं थी। शी वॉज आउट टू रूइन मैन, वो सिर्फ मतलब जो बाकी लड़के वगैरह थे उनको तबाह करने के बारे में सोचती थी। शी प्लान डे एंड नाइट टू प्ले इविल, उसको सिर्फ इविल कैरेक्टर प्ले करना था, उसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनना था किसी की भी नज़रों में। शी वॉज एंजॉय लूजिंग द लाइव्स ऑफ मैन फॉर हर सेक, उसे अच्छा लगता था कि जब बाकी लड़के लड़ते थे उसके लिए। शी वॉन्टेड टू सी मैन किलिंग वन अनदर फॉर हर सेल्फ। शी डिस्क्राइब द बैड कैरेक्टर ऑफ नैली बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर सन टू नैली। तो उसे नैली के बारे में वो हर एक चीज़ बताई जो उसके कैरेक्टर के बारे में थी, एंड ये सब देखकर हमें यही लगता है शी वॉज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर। उसको अच्छा लगता था कि लड़के उसके आगे पीछे मंडरा रहे हैं, उसके आगे पीछे लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, तो उसे काफ़ी मज़ा आता था उन सब चीज़ों में। एंड मिसेस लॉमॉन्ट ने ये सब बातें इसलिए बता पाई क्योंकि उसने उनके बेटे को भी फंसा लिया था अपने प्यार के जाल में, जैसा मोस्टली मूवीज में बताते हैं। सो वो बिल्कुल फंस चुका था उसके प्यार के जाल में, तो इसलिए मिसेस लॉमॉन्ट को काफ़ी गुस्सा भी था नैली साल्टर पे कि उन्होंने उसके भोले भाले बेटे को फंसा दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई हैव लॉस्ट माई सन, वाई डिड मिसेस लॉमॉन्ट मेक दिस स्टेटमेंट। तो मिसेस लॉमॉन्ट ने जो स्टेटमेंट बोली है यहाँ पे कि मैंने अपना बेटा खो दिया, उनका बेटा मरा नहीं है, बट फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं। मिसेस लॉमॉन्ट मेड दिस स्टेटमेंट बिकॉज हर सन वॉज हेड ओवर हील्स इन लव विद नैली, वो नैली के प्यार में बिल्कुल डूब चुका था। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, उसको उससे शादी करनी थी। ऑल्दो नैली इज डेड बट ही स्टिल लव्स हर, अब नैली तो मर चुकी है, उसी का तो मर्डर हुआ है इस पूरे प्ले में, लेकिन उसके मरने के बाद भी जो उनका बेटा है वो अभी भी उसी से ही प्यार करता है।
And Mrs. Lawman was also afraid of court changing its decision and arresting him all over again. And Mrs. Lawman को एक डर ये भी था कि क्या पता आगे जाके कोर्ट ने अभी तो मेरे बेटे को बेल पे छोड़ दिया है बिकॉज कोई एविडेंस नहीं मिला है उसके अगेंस्ट, लेकिन क्या पता आगे जाकर उसको उनको कोई एविडेंस मिल जाए या कोई फेक एविडेंस मिल जाए और मेरे बेटे को वापस से जेल में डाल दे, तो उनको ये डर भी था। क्वेश्चन नंबर 4, द जज डिड नॉट बिलीव दैट हेक्टर वॉज ट्रैकिंग नेली। वाई? जज को क्यों बिलीव नहीं हुआ कि हेक्टर नेली को ट्रैक कर रहा था? द जज डिड नॉट बिलीव दैट हेक्टर वॉज ट्रैकिंग नेली बिकॉज ही थॉट दैट द हेक्टर वॉज अ डिसेंट unimaginative sort of chap and could not dare to kill or harm anyone। क्योंकि उनको हेक्टर को देखकर यही लगा था कि काफ़ी डिसेंट पर्सन है, मतलब काफ़ी सिंपल सा एक लड़का है। अनइमेजिनेटिव सॉर्ट ऑफ चाप यानी कि ऐसा नहीं है जिसके दिमाग में खुराफाती चीज़ें चलती रहती हैं, जो किसी का बुरा कर सकता है, जो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, किसी को मार सकता है, तो उसको देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था। मोरओवर नो एविडेंस वाज आल्सो फाउंड अगेंस्ट हिम। सिर्फ जज के इन बेसिस पे हम किसी को बेल पे नहीं छोड़ते हैं, उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं मिला था, इसलिए जज ने उसको छोड़ भी दिया था ऑन द बेल। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक मिसेस लॉमॉन कमिटेड सुसाइड? मिसेस लॉमॉन ने सुसाइड क्यों कमिट किया? मिसेस लॉमॉन वॉज अफ्रेड दैट द कोर्ट माइट री अरेस्ट हर सन। मिसेस लॉमॉन को यही डर था कि उनके बेटे को वापस से वो जेल में ना डाल दें। सो टू सेव हर सन फ्रॉम द क्लचेस ऑफ लॉ शी एडमिटेड ऑल हर फॉल्ट इन द लेटर एंड देन कमिटेड सुसाइड। तो खुद के बेटे को बचाने के लिए कानून से, ताकि वापस से इन सब झमेलों में ना पड़ जाए, उन्होंने अपना पूरा जो फॉल्ट था कि उन्होंने ही नेली साल्टर को मारा है उसकी माँ ने, वो पूरा उसे लेटर में लिखा एंड उसने उसमें एडमिट किया कि उसने उसको मारा था एंड फिर उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, while leaving the judge's lodge, the chief constable says it has been the most interesting experience. Why does he say so? जब चीफ कांस्टेबल जो कर्नल एलाजस हैं, जब उसके लॉज से निकल रहे होते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा? Chief Constable says that because he has solved the mysterious case with the help of Judge and Brody। क्योंकि उन्होंने इस इतने मिस्टीरियस केस को सॉल्व कर लिया था, किसकी हेल्प से? जज और ब्रॉडी की हेल्प से। इसमें कहा कि हम तीनों ने मिलकर अच्छा काम किया, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7, why has the play been given the same title, A Basket Full of Sea Trout? This is the most important question कि play को नाम क्यों दिया गया है Basket Full of Sea Trout? The title, A Basket Full of Sea Trout, has great significance. Mrs. Lawmon had been feeling on tenter hooks regarding her son. Now, on tenter hooks का मतलब होता है कि आप आने वाली किसी चीज़ को लेके बहुत ही नर्वस हो, मतलब आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है फ्यूचर में, तो आप उसको लेके बहुत परेशान हो अभी से, तो उसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं ऑन टेंटर हुक्स। Though acquitted not found guilty, she strangely feared that her son could be re-arrested as a murder was shrouded in mystery। उसके बेटे को गिल्टी नहीं माना गया था, उसको बेल पे छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर भी उनको डर था कि अभी केस सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि श्राउडेड इन मिस्ट्री मतलब कवर्ड, श्राउडेड मतलब होता है कवर्ड, कि अभी भी मिस्ट्री है, पूरा रहस्य बना हुआ है केस का, तो ऐसा ना हो कि आगे जाके मेरे बेटे को ही फेक एविडेंस में डालकर उसको जेल में डाल दें। टू सेव हर सन फ्रॉम बीइंग री-अरेस्टेड, मिसेस लॉमन विजिटेड द जज लॉज वन नाइट टू कन्फेस हर क्राइम। तो अपने बेटे को बचाने के लिए वो जज के पास जाती हैं और उनके सामने सब कुछ कन्फेस कर लेती हैं कि मैंने ही सब कुछ किया था। सो नाउ शी प्रिटेंडेड टू हैव कम टू थैंक द जज फॉर हैविंग फ्रीड हर सन फ्रॉम द गैलोज। लेकिन वो वहाँ पे ये प्रिटेंड करती हैं कि मैं तो सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ क्योंकि आपने मेरे बेटे को बेल पे रिहा कर दिया, आपने उसे गैलोज से बचा लिया। गैलोज का मतलब होता है जहाँ पे एक प्रिजनर को, क्रिमिनल को रखते हैं एंड फिर उसको हैंग कर देते हैं, तो उस प्लेस को बोलते हैं गैलोज। तो वहाँ से बचाने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ, ये मिसेस लॉमॉन ने जज को कहा था। For that, she had brought a basket full of sea trout as evidence of her gratitude। वो एक बास्केट भी लाई थी जिसमें सी ट्राउट्स थे, ताकि थैंक यू बोलने के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। But later it was confirmed that the lady had died before the fall of night in the afternoon। लेकिन बाद में उनको ये मालूम चलता है कि मिसेस लॉमॉन तो मर चुकी हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो हेलुसिनेट कर रहे थे हर एक चीज़ को, कि वो यहाँ पर आई हैं या सच में यहाँ पर आई थी। They were very confused। So
The basket full of seed trout plays an important role in creating and solving the mystery, hence it is given the same title. Now just I said कि काफ़ी confused हो चुके थे कि वो यहाँ पे आई थी या नहीं आई थी, तो जैसे वो दरवाजे से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकल रहे होते हैं, जैसे उन्होंने दरवाज़ा ओपन किया, दे सो द बास्केट, उन्होंने बास्केट देखी जिसमें सीड ट्राउट्स थे, तो बास्केट देखने के बाद में दे अंडरस्टूड कि मिसेस लॉमन यहाँ पर आई थी, उन्होंने अपना गुनाह कन्फेस किया था, बट वो मिसेस लॉमन की सोल थी, वो मर चुकी थी, तो उनकी सोल उसको थैंक यू बोलने के लिए और वह सारा गुनाह कन्फेस करने के लिए वहां पर आई थी. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन कमेंट डाउन. थैंक यू.